हेलो दोस्तों, आईएफएस में आपका स्वागत है। पीएमआरएफ मतलब प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलो। ठीक है। पीएमआरएफ के 11th साइकिल का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और एप्लीकेंट्स के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एप्लीकेशन करते वक्त, एलिजिबिलिटी क्या है और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब तक एप्लीकेशन सबमिट करने हैं, एप्लीकेशंस के साथ साथ आपको क्या क्या देना है, ये सब आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वेलकम टू आईएफएस। पीएमआरएफ ये एक प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलो, इसके लिए फेलोशिप कुछ साल पहले डिक्लेयर हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही अट्रैक्टिव फेलोशिप है। स्पेशली इंडिया में रिसर्च टैलेंट को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये फेलोशिप आया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का अगर वेबसाइट होम पेज देखोगे, प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोज, यहाँ पे क्या बताया है उन्होंने कि पीएमआरएफ स्कीम हैज़ बीन डिजाइंड फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। ठीक है। और ये अट्रैक्टिव फेलोशिप्स हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव फेलोशिप्स हैं। वो क्या है, फेलोशिप का अमाउंट कितना है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है। तो इंस्टीट्यूट्स विच कैन ऑफर पीएमआरएफ इंक्लूड द आईआईटीज, आइसर और आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एंड सम ऑफ द टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड एनआईटीज। तो इसका लिस्ट भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको देने वाला हूँ। ठीक है। सो आइए देखते हैं कि इसके लिए एप्लीकेंट्स को क्या क्या याद रखना है। ठीक है। सो इसका टाइमलाइन अभी डिक्लेयर किया गया है। 12 जुलाई को, 12 जुलाई को पोर्टल ओपन हो गया है। ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर्स कैन स्टार्ट अपलोडिंग नॉमिनेशंस। ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट का कोऑर्डिनेटर मतलब आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, या तो एमएससी कर रहे हो या फिर पीएचडी कर रहे हो, तो उस इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जिनको आपको नॉमिनेट करना होता है फॉर पीएमआरएफ फेलोशिप। ठीक है। ये नॉमिनेशन सबमिट करने का डेडलाइन है 7 अगस्त। ठीक है। 7 अगस्त तक ये नॉमिनेशन सबमिट करने हैं। तो अभी आज 29 जुलाई है, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 1 वीक आपके पास है। ठीक है। ऑलमोस्ट 9 दिन या 10 दिन आपके पास है। ठीक है। सो ये नॉमिनेशन सबमिट कर सकते हो। उसके बाद पीएमआरएफ पोर्टल फिर एप्लीकेंट्स के लिए ओपन होगा। जो नॉमिनेटेड एप्लीकेंट्स है, जो नॉमिनेटेड एप्लीकेंट्स है उनको लॉगिन इंस्ट्रक्शंस और ईमेल दिया जाएगा। ठीक है। अब 18 अगस्त तक आपको डेडलाइन मिला है, मतलब सारे एप्लीकेंट्स को जो नॉमिनेट हो चुके हैं उन एप्लीकेंट्स को 18 अगस्त तक एक डेडलाइन मिलता है कि वहां पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च प्रपोजल और ग्रेड कार्ड्स मतलब आपका जो मार्क लिस्ट है, तो वो सब सबमिट करने के लिए पोर्टल पे 18 अगस्त शाम को 6 बजे तक आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है। सो ये सब क्या है, एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आरपी मतलब रिसर्च प्रपोजल और ग्रेड कार्ड्स मतलब आपके ग्रेड्स जो है, सीजीपीए का जो मार्कशीट है या फिर मार्क्स का शीट है जिसमें परसेंटेज आता है, वो आपको सबमिट करना होता है। एंड डेडलाइन फॉर रिकमेंडर्स टू सबमिट द रिकमेंडेशंस इन द पोर्टल। ठीक है। तो आपको रिकमेंडेशन लेटर्स भी सबमिट करने होते हैं, वो डेडलाइन है 23 अगस्त। ठीक है। सो आपके इंस्टीट्यूट के या आपने जिनके साथ प्रोजेक्ट किया है या आपके जो टीचर्स हैं उनको रिकमेंडेशन लेटर्स भी सबमिट करने होते हैं। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा इस फेलोशिप के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन से रिसर्च फील्ड्स के लिए ये फेलोशिप होता है। सो यहाँ पे एक ब्रॉड एरिया दिया है केमिस्ट्री का। ठीक है। इसमें कई सारे सब एरियाज है, बट ये ध्यान में रखिए, दीज आर नॉट लिमिटेड टू दीज सब एरियाज ओनली, देयर कैन बी मेनी डिफरेंट सब एरियाज। ठीक है। थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे आप कंप्यूटेशनल मॉडलिंग करते हो मॉलिक्यूल्स का और कई सारे प्रॉपर्टीज आप डिटरमाइन करते हो, स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन करते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है, देन थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड अदर एरियाज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। सो केमिस्ट्री के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, जहाँ से एक्सप्लेनेशंस आते हैं कि केमिकल फेनोमेनॉन रिएक्शन कैसे होते हैं, तो उन एरियाज में आप रिसर्च कर सकते हो। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, क्रिस्टलोग्राफी में, या फिर मटेरियल साइंसेस का जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पार्ट होता है उसमें कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है।
सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, रिएजेंट्स हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म्स, इंटरमीडिएट्स हो गए। फिजिको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये पार्ट भी इसी में इंक्लूड होगा। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड चीज़ें आएंगी, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल हैमेट इक्वेशन है, वो पार्ट इसमें आ सकता है। और फाइनली मटेरियल्स केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये एरियाज हार्डकोर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बट ऐसे कई सारे एरियाज हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बट आप जनरली केमिस्ट्री में उनको कंसिडर नहीं करते हो, तो उन एरियाज में भी आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड एग्रीकल्चरल साइंसेज, इनमें भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिनमें आप रिसर्च कर सकते हो या पीएचडी कर सकते हो। न्यूरो साइंसेज में कई सारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स न्यूरो साइंसेज में पीएचडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, सिस्टम्स बायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एंजाइमोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड प्रोटीन इंजीनियरिंग, मतलब स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन का जो पार्ट होता है, और बायोफिजिक्स, ठीक है। इन टॉपिक्स में भी आप रिसर्च कर सकते हो। उसके साथ साथ केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, रिएक्शन इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर सिमुलेशन, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, CFD, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज, ये अभी काफ़ी ग्रोइंग फील्ड है। एनर्जी स्टोरेज, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं उनके फील्ड से डायरेक्टली ये भी एक रिसर्च का एरिया आप कह सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, करोजन, ठीक है। देन फ्लूइड मैकेनिक्स, रियोलॉजी, ये भी एक पार्ट है। देन हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, मास ट्रांसफर, मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेसेस, बायोमेडिकल एप्लीकेशंस, पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर, ठीक है। सो इन सारे टॉपिक्स में आप पीएचडी कर सकते हो। इसके साथ साथ और भी है मटेरियल साइंसेस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग रिलेटेड इंजीनियरिंग, ये जो हार्डकोर केमिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल मेटलर्जी, एलॉयज और मटेरियल्स डेवलपमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, बैटरीज, डिवाइसेस, extractive metallurgy of ferrous and non-ferrous metals, alloys, continuous casting, modeling, simulation, machine learning related to materials, corrosion, environmental degradation, water and surface management, materials processing, advanced materials का processing कैसे करते हैं, biomaterials, mining, ठीक है। इन फील्ड्स में भी आप रिसर्च कर सकते हो, उसके लिए भी आप जा सकते हो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरियाज में, ठीक है। वैसे ही केमिस्ट्री के तो हमने ये एरियाज देख ही लिए थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो अब PMRF फेलोशिप इतना उन्होंने कहा था कि अट्रैक्टिव फेलोशिप है। अट्रैक्टिव फेलोशिप मतलब कितना, तो 5 साल के लिए ये फेलोशिप होता है और 70,000 पहले 2 साल के लिए, फिर तीसरे थर्ड ईयर में 75,000 और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 80,000 फेलोशिप है, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल आपका जो CSR नेट JRF होता है या गेट के थ्रू JRF होता है उसके डबल ये फेलोशिप है, ठीक है। CSR नेट के थ्रू JRF पहले 31,000 होता था, अब 37,000 हो गया है, उसके ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हो PMRF है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मंथली फेलोशिप, ठीक है, ये फेलोशिप है मंथली, हर महीने ये फेलोशिप मिलती है। इसके साथ साथ एक रिसर्च ग्रांट मिलता है हर साल ₹2 लाख पर ईयर। ये आपके रिसर्च के खर्चे के लिए है, आपके अलग अलग चीज़ें, इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आप खरीदना चाहते हो, ग्लासवेयर खरीदना चाहते हो, बुक्स खरीदना चाहते हो, पेपर्स का या रिसर्च आर्टिकल्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, कॉन्फ्रेंसेज में ट्रैवल करना चाहते हो, इन सभी चीज़ों के लिए ये ग्रांट होगा, रिसर्च ग्रांट होगा 2 लाख पर ईयर का, ठीक है। तो टोटल 5 सालों के लिए ये 10 लाख का रिसर्च ग्रांट आपको मिल रहा है इस फेलोशिप में, तो बहुत ही अट्रैक्टिव फेलोशिप है, राइट। अब इसका एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, तो इसके 2 अलग अलग चैनल्स है, देयर आर 2 चैनल्स, एक डायरेक्ट एंट्री चैनल है और एक लैटरल चैनल है। डायरेक्ट एंट्री चैनल के लिए कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है, एंड इन द प्रीसीडिंग 3 इयर्स, मतलब आप अभी जो भी कर रहे हो इसके पहले के 3 सालों में यहाँ पे नीचे जो 3-4 क्राइटेरिया दिए हैं उनमें से एक क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल
अब यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप IISc, IITs, NIT, आइसर, ठीक है, IIEST एंड सेंट्रली फंडेड ट्रिपल IITs, ठीक है, यहाँ से अगर आपने MSc या MTech किया है तो आपके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। 4 और आपको होना है फाइनल ईयर ऑफ 4 और 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट और 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech, 2 ईयर MSc, 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स। मतलब क्या है, आपको MTech के फाइनल ईयर में होना चाहिए, या फिर 2 साल के MSc के फाइनल ईयर में होना चाहिए, या फिर 5 साल का जो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है, उस ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में होना जरूरी है, ठीक है। और जरूरी क्या है, एटलीस्ट 8 का CGPA, ऑन अ स्केल ऑफ 10 8 का CGPA होना चाहिए। उसके साथ साथ जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड या ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स में है, ठीक है, इफ सेपरेट CGPAs एंड CPAs आर अवॉर्डेड फॉर UG एंड PG पार्ट्स, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड या ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स मतलब BSc प्लस MSc का प्रोग्राम होता है। अगर BSc के लिए अलग CGPA है, MSc के लिए अलग CGPA है, देन द CGPA CPI ऑफ द UG पार्ट, मतलब फर्स्ट 4 इयर्स का UG पार्ट कंसिडर किया जाएगा, उसका CGPA या CPI कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब ये एक है कि अगर आप IISc, IITs, NITs, आइसर, IIEST या फिर ट्रिपल IIT से हैं, बट आप इन इंस्टीट्यूट से नहीं हो तो आपको भी मौका है, ठीक है, फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। मतलब UGC ने उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी की तरह अगर रिकॉग्नाइज किया है, तो वहां से भी अगर आपने इफ यू हैव कंप्लीटेड और परस्यूइंग फाइनल ईयर, अगेन फाइनल ईयर जरूरी है, 4 और 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech, 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc, 2 ईयर MSc, या फिर 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स इन साइंस, ठीक है। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो तो इन 4-5 प्रोग्राम्स में, कि अगर आप 5 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है MTech, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech है, या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc है, 2 साल का MSc है, या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड 5 ईयर का BSc MSc ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, इनमें से किसी भी प्रोग्राम का आप फाइनल ईयर में हो तो आप भी एलिजिबल हो, अगर आपका मिनिमम CGPA है 8, ठीक है, मिनिमम CGPA है 8, ठीक है, और इक्विवेलेंट अपार्ट फ्रॉम मतलब क्या कि CGPA 8 तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, मिनिमम स्कोर ऑफ 650 इन द रिस्पेक्टिव गेट सब्जेक्ट। सो गेट का एग्जाम देना ही है, ठीक है, उस गेट के एग्जाम में आपका मिनिमम स्कोर 650 होना चाहिए, ठीक है। अब ये आउट ऑफ 100 नहीं है, गेट स्कोर कैलकुलेट करने का एक अलग सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में आपका मिनिमम स्कोर आना चाहिए 650, या फिर UGC CSIR का JRF का रैंक 100 और लेस, मतलब टॉप 100 में आपका रैंक आना चाहिए। अगर ऐसा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो NBHM का नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स का अगर फेलोशिप है तो वो अगर आपके पास है तो आप भी एलिजिबल हो, ठीक है। सो कई सारे क्राइटेरिया है, कई सारे प्रकार के स्टूडेंट्स इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट ये एक आप हमेशा ध्यान देना, ये सभी क्राइटेरिया में जरूरी है, मिनिमम CGPA ऑफ 8, ठीक है, मिनिमम CGPA और CPI ऑफ एटलीस्ट 8, फिर चाहे आप IITs, IISc, आइसर्स से हो या फिर किसी अलग यूनिवर्सिटी से हो जो इंडिया में रिकॉग्नाइज की जाती है, मिनिमम CGPA ऑफ 8 और इक्विवेलेंट होना ही चाहिए, ठीक है। या फिर तीसरा एक रिक्वायरमेंट है, क्वालिफाइड गेट एंड बी परस्यूइंग और हैविंग कंप्लीटेड MTech और MS, ठीक है। अगर ये जो PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन है जिसका लिस्ट में एंड में देता हूं, उन इंस्टीट्यूट से अगर आपने MTech या MS कंप्लीट किया है, ठीक है, एंड यू हैव क्वालिफाइड गेट, ठीक है, वहां पे MTech या MS के लिए एडमिशन के लिए गेट क्वालिफाई करना जरूरी ही है, ठीक है, और वहां पे मिनिमम CGPA और CPI होना चाहिए 8, ठीक है, ये
होना ही चाहिए विथ अ मिनिमम ऑफ 4 कोर्सेज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद इनको जरूरी है कि दैट यू अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स इन वन ऑफ द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स। पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स में ही आपको पीएचडी करना है, कहीं और नहीं कर सकते। एंड यू हैव टू गेट सिलेक्टेड इन द प्रोग्राम्स। ठीक है, उनके जो अलग से क्राइटेरिया होंगे उन पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स के, तो वहां पे आपको एडमिशन भी मिलना जरूरी है। ठीक है, मान लो आपको पीएमआरएफ के लिए आप सिलेक्ट हो गए, बट आपको इस पीएमआरएफ ग्रांटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं मिला, देन यू आर नॉट एलिजिबल, आपको पीएमआरएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, PMRF granting institute which has admitted the institute makes a strong recommendation। जिस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है उस इंस्टीट्यूट को एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देना चाहिए आपके लिए, उनको कहना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हो फॉर द PMRF प्रोग्राम। ठीक है, और इसमें जब आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा तो उसमें कई सारे क्राइटेरिया है जो कंसिडर किए जाएंगे, जैसे रिसर्च एक्सपोजर, आपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं क्या, पेपर्स पब्लिश किए हैं क्या, तो पब्लिकेशंस भी है। आपका इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, मैथ ओलंपियाड है, ICPC प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। ग्रेड्स भी और रिकमेंडेशन लेटर्स भी। ठीक है, जो मैंने बताया कि PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट को या जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो उस इंस्टीट्यूट को आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देना जरूरी है। ठीक है, एंड विद इन 12 to 18 months ऑफ द एडमिशन इनटू PhD प्रोग्राम्स द प्रोग्रेस ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिव्यूड। मतलब 1-1.5 साल के अंदर आपका प्रोग्रेस रिव्यू किया जाएगा, वो प्रोग्रेस अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो ही आपका PMRF कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, अब ये पहला चैनल था, ये डायरेक्ट एंट्री चैनल था कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो PMRF रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए भी और PMRF फेलोशिप के लिए भी। दूसरा है लैटरल एंट्री चैनल। तो PMRF ये PhD प्रोग्राम्स में एनरोल करने के लिए या रिसर्च करने के लिए दिए जाने वाले फेलोशिप्स है। मान लो कि अगर आप ऑलरेडी PhD कर रहे हो, मान लो कि आपने अगर किसी इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी PhD के लिए एनरोल कर लिया है, ठीक है, देन इफ यू आर परस्यूइंग PhD इन वन ऑफ द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स, अगर आप PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स में PhD कर रहे हो, कंप्लीटेड एट मोस्ट 12 months इन द PhD प्रोग्राम। ठीक है, मतलब PhD प्रोग्राम में एडमिशन के बाद 1 साल के अंदर आपको अप्लाई करना है, 1 साल के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। और 1 साल मतलब क्या कि जिस टाइम पे आपका एनरोलमेंट हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वहां से 1 साल बाद का टाइम कंसिडर किया जाता है। ठीक है, या फिर अगर आपने बैचलर्स डिग्री के बाद PhD प्रोग्राम में एनरोल किया है, जैसे इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम्स होते हैं, तो अगर वैसा किया है तो आपको 2 साल का टाइम मिलता है। ठीक है, जैसे डायरेक्टली PhD कर रहे हैं, MSc के बाद अगर PhD के लिए जा रहे हो तो विद इन 1 ईयर आपको अप्लाई करना है। अगर आप बैचलर्स डिग्री करके PhD प्रोग्राम में एनरोल हुए हो, जैसे इंटीग्रेटेड PhD होता है, जॉइंट MSc PhD होता है, या ड्यूअल डिग्री MSc PhD होता है, तो वहां पे आपको 2 साल का टाइम मिलता है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक उन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखा है कि एट मोस्ट आप 2 बार ही अप्लाई कर सकते हो, 2 बार से ज्यादा लैटरल एंट्री चैनल से आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड MSc MTech एंड PhD प्रोग्राम्स, कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई विद इन 12 months ऑफ द डेट ऑफ सेटिस्फाइंग मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड MTech MSc एंड PhD प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां पे MSc का कोर्स वर्क होता है, उसके बाद PhD होता है, PhD का काम आप स्टार्ट कर लेते हो। तो MSc का कोर्स वर्क मास्टर्स डिग्री का रिक्वायरमेंट पूरा करने के 12 महीनों के अंदर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देन यू शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 4 कोर्सेज इन द PhD प्रोग्राम। ठीक है, PhD कोर्सेज में जो PhD प्रोग्राम्स में जो कोर्स वर्क होता है उनमें से कम 4 कोर्सेज आपको कंप्लीट होने चाहिए, ये लैटरल एंट्री प्रोग्राम के लिए है। एंड उसमें CGPA 8.5 आउट ऑफ 10 और हायर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है, और ऑफ कोर्स PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट जहां पे आप एनरोल्ड हो, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आपको उस इंस्टीट्यूट से मिलना चाहिए फॉर PMRF। ठीक है, सो इसमें आपको रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना है, सॉफ्ट कॉपीज ऑफ पब्लिकेशंस भी सबमिट करने हैं। ठीक है, और अगर आपका पब्लिकेशन हुआ नहीं है, अगर आपने सबमिट किया है कहीं पे पब्लिकेशन, तो उसके भी सॉफ्ट कॉपीज आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये लैटरल एंट्री का रिक्वायरमेंट है, उसमें भी
कैंडिडेट कंटिन्यूज टू वर्क ओनली इन द होस्ट इंस्टीट्यूट, मतलब पीएमआरएफ मिलने के बाद आप किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, यू आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफर टू अनदर इंस्टीट्यूट, सेम इंस्टीट्यूट में आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। Metrics on which candidate will be judged include but are not restricted to strong research proposal, publications and grades, ठीक है। आप अगर पीएचडी कर रहे हो तो इन तीनों के ऊपर भी आपका पीएमआरएफ का कंसिडरेशन डिपेंड करता है, ठीक है। और ये सारे हैं पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। सारे आईसर्स हैं, सारे आईआईटीज हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, एनआईटी त्रिची है और दिल्ली यूनिवर्सिटी है अलॉन्ग विथ आईआईएससी बैंगलोर। तो इन इंस्टीट्यूट्स में आपको पीएचडी करने का मौका भी मिलता है। दीज आर द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। ये सारे हैं पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो ये है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। तो आपको जाने से पहले एक और चीज़ बता के जाता हूँ, फिर से रिमाइंडर दे के जाता हूँ कि इसके टाइमलाइंस क्या है। 12 जुलाई को एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है, अभी भी एक हफ्ता है आपके नॉमिनेशन सबमिट करवाने के लिए। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप पढ़ रहे हो, उन इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर्स को आपका नाम नॉमिनेट करना होता है पीएमआरएफ के लिए, ठीक है। सो उसका डेडलाइन याद रखिए 11 अगस्त है, और उसके साथ साथ 18 अगस्त तक आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च प्रपोजल और ग्रेड कार्ड्स सबमिट करने के लिए टाइम दिया जाता है। तो ये डेट्स याद रखिए सब लोग, ठीक है। सो पीएमआरएफ का ये फेलोशिप बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है सारे रिसर्च कैंडिडेट्स के लिए, रिसर्च में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव फेलोशिप तो है ही, बट उसके साथ साथ जो 2 लाख पर ईयर का रिसर्च ग्रांट मिलता है, इससे आपके रिसर्च में बहुत फ़ायदा होगा, कोलैबोरेटिव रिसर्च में फ़ायदा होगा, आपके इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, अगर आपको जर्नल पब्लिकेशन जर्नल के सब्सक्रिप्शंस चाहिए होते हैं, अगर कोई कंप्यूटेशनल मटेरियल चाहिए होता है, तो उन सब के लिए इसका फ़ायदा होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से मत जाने दीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। जो एलिजिबल है अभी जाके, अगर आपने पीएमआरएफ के लिए अप्लाई नहीं किया है, अभी जाके अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।